नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी इतिहास की इस क्लास में। दोस्तों, इतिहास की इन क्लासों में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 18वीं सदी का बंगाल, यानी 18वीं सदी का बंगाल कैसा था। उसी हम क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे ईआईसी की राजनीतिक शुरुआत, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपनी शुरुआत कैसे और कहां से की। तो ईआईसी की राजनीतिक शुरुआत को आज हम पढ़ेंगे। शुरुआत, लेकिन उससे पहले हम इसका रिकैप एक बार कर लेते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में कैसे आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक मैप की जरूरत होगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे। किसका? विश्व का। तो ये एक मैप जिसके द्वारा मैं आपको बताऊंगा कैसे भारत में ब्रिटिशर्स आए। तो ये देखिए मैप, और ये हमारा भारत। ये क्या है? हमारा भारत है। ये आपको विजिबल होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा भारत, और यहां पर है ये यूरोप। क्या है ये? यूरोप। अब हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो 1453 में ये जो आपको तुर्की नाम का आज देश दिखता है, वर्तमान तुर्की, यहाँ पर कुस्तुनतानिया के रास्ता, यहाँ पर क्या था, कुस्तुनतानिया के रास्ते से चाइना और भारत यूरोप में व्यापार किया करते थे। ठीक है, लेकिन 1453 की एक घटना ने ये पूरी परिस्थिति को बदल कर रख दिया। दरअसल 1453 में जो ओटोमन साम्राज्य था उसने इस कुस्तुनतानिया के रास्ते पर क्या कर लिया, एक अधिकार कर लिया, यानी इस पर अधिकार कर लिया। अब जब यहाँ पर एक मुस्लिम राष्ट्र का शासन हो गया, मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बड़े कर वसूलने शुरू किए। यानी जो सामान एशिया से यूरोप में जाया करता था वो यूरोप वासियों को अधिक कीमत पर प्राप्त होने लगा। तो इसके लिए यूरोपियों ने दूसरे रास्ते की खोज की। इसी क्रम में यूरोप से 1486 में बार्थोलोमा डियाज नाम का एक व्यक्ति निकलता है। किसके लिए? भारत की खोज के लिए, यानी भारत में जाने के रास्ते की खोज के लिए। और वो यहां से यूरोप से निकलकर अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप के जाकर क्या करता है, उसकी यात्रा को खत्म करता है, यानी इससे आगे का रास्ता उसको नहीं मिलता। उसके बाद 1492 में 1486 था, तो 92 में एक दूसरा व्यक्ति, यात्री, जो भारत के रास्ते की खोज के लिए निकलता रहे, उसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस कहां पर पहुंचता है? तो भारत की यात्रा में खोज के लिए वो अमेरिकी द्वीपों पर पहुंचता है। और किसकी खोज करता है? यूएसए की खोज करता है। इसी क्रम में 1498 में हमने पढ़ा था, 1498 में वास्को डी गामा आता है और यहां से होते हुए कालीकट के तट पर पहुंचता है। किसके? एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीदी की मदद से वो कालीकट के तट पर पहुंचता है। वहां जमोरिन उसका स्वागत करता है। तो ऐसी इस तरह से यूरोपियों को भारत के समुद्री मार्ग की खोज हुई। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहा तो यूरोपियों को भारत से जो व्यापार होता था उसमें बहुत अधिक फायदा हुआ। तो यूरोपीय देशों में, अलग अलग देशों में ये होड़ मच गई कि वो भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करें। इसी क्रम में एक ब्रिटेन की कंपनी, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था, ये हटेगा कैसे, तो इसी क्रम में ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक ब्रिटिश कंपनी। कहाँ की कंपनी है? तो ये थी ब्रिटेन की कंपनी। और ये कैसी कंपनी थी? ये एक
प्राइवेट कंपनी थी, यानी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। तो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी ने एक अपनी अनुषंगी कंपनी की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, 1599 में यानी 1599 में एक सब्सिडरी या अनुषंगी कंपनी की स्थापना की, ठीक है, कंपनी की क्या की स्थापना की, जिसे हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम जानते हैं। तो 1519 में एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना की। सब्सिडरी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आजकल जियो है, जियो जो किसकी कंपनी है, अंबानी की कंपनी है। तो अंबानी के ग्रुप का क्या नाम है, रिलायंस। तो रिलायंस ने अपने टेलीकॉम क्षेत्र में व्यापार के लिए एक अलग कंपनी की खोली, जिसका नाम क्या रखा, जियो, ठीक है। तो ऐसे ही मर्चेंट एडवेंचर्स जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने भारत में या एशिया में या पूर्वी व्यापार के लिए एक कंपनी की स्थापना की, जिसका हम इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब और ये किसने की स्थापना, तो 217 व्यापारियों द्वारा मिलकर इस कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है, व्यापारियों द्वारा मिलकर या शेयर डालकर इस कंपनी की स्थापना की गई। इन 217 व्यापारियों में एक जो साझेदार कौन थी, तो वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। महारानी कौन थी, एलिजाबेथ जो थी, उन्होंने भी अपने शेयर इस कंपनी में डाले, यानी जो महारानी थी वो भी 217 साझेदार में एक साझेदार के तौर पर शामिल थी, ठीक है। अब इस कंपनी का नाम क्या रखा इन्होंने, तो इस कंपनी का नाम इन्होंने रखा गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। इस कंपनी का इन्होंने ये नाम रखा। इस कंपनी में 217 साझेदारों द्वारा जब मिलकर कंपनी बनाई गई, उसका नाम इन्होंने ये रखा। अब इसमें जो साझेदार थे, उनमें से एक साझेदार कौन थी, तो महारानी एलिजाबेथ थी। तो ये जो महारानी एलिजाबेथ हैं, ये इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600, तो ये आप डेट याद रखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को जो महारानी है इस कंपनी को यानी EIC को क्या कर देंगी, ये 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का क्या कर देंगी, एकाधिकार दे देंगी, एकाधिकार दिया, ठीक है। तो किसने दिया, तो महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को इस कंपनी को पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार दे दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी पूर्व से जो भी व्यापार होगा, जहां भी महारानी का शासन है, उस शासन से सिर्फ EIC कंपनी ही पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने जाएगी। या ये माने कि भारत से व्यापार में कौन करेगी, तो सिर्फ EIC कंपनी करेगी, ब्रिटेन की तरफ से और कंपनी भारत में नहीं आएगी। ऐसा किसने कहा, महारानी ने इनको ये अधिकार दे दिया। अब क्या हुआ, तो इसी क्रम में जो कंपनी थी वो एशिया पहुंचती है, लेकिन एशिया पहुंचने पर इसने सबसे पहले अपना बेस किसे बनाया, तो EIC ने अपना पहला बेस किसे बनाया, पहला बेस इसने इंडोनेशिया को बनाया। इंडोनेशिया को क्यों बनाया, क्योंकि इंडोनेशिया उस समय मसालों के लिए प्रसिद्ध था, आज भी प्रसिद्ध है, लेकिन ये किस लिए प्रसिद्ध था, तो मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो इन्होंने सबसे पहले मसालों के व्यापार के लिए ही आए थे, तो इन्होंने इंडोनेशिया को अपना क्या बना लिया, बेस बना लिया और वहां पर कंपनी की स्थापना कर दी। जो आगे चलकर इंडोनेशिया आगे चलकर किसका उपनिवेश बनेगा, तो ये आगे चलकर डचो या नीदरलैंड का क्या बना, उपनिवेश बना, यानी इस पर नीदरलैंड वालों ने क्या कर लिया, अधिकार
कर लिया, आगे चलकर ये इनका उपनिवेश बनता है। अब यहाँ से EIC कहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो उसने भारत से व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, क्योंकि भारत से व्यापार पर मसालों के साथ साथ उसको कपड़े का भी व्यापार तथा अन्य चीजों का भी व्यापार यहाँ से होने लगा। तो उसको यहाँ पर ज्यादा फायदा हुआ, तो उसने क्या किया, यहाँ पर ही अपना व्यापार को समेट लिया, यानी भारत में उसने अपने कारोबार को शिफ्ट कर लिया। अब EIC जो है, हम इसके व्यापार को 2 चरण में पढ़ सकते हैं। पहला चरण इसका कौन सा होगा, जब EIC भारत में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर रहेगी, यानी वो सिर्फ व्यापार करेगी, राजनीतिक कार्यों में उसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। तो इसमें उसके व्यापार को देखें तो 1600 से, और जब प्लासी का युद्ध होगा 1757 तक, ये क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी के तौर पर, शासन कंपनी के तौर पर EIC, ठीक है। EIC 1600 से 1757 तक कैसी रहेगी, एक व्यापारिक कंपनी रहेगी। दूसरा इसका अगर हम क्रम पढ़ेंगे तो वो होगा व्यापारिक और राजनीतिक नियंत्रण, ठीक है। अब क्या करेगी कंपनी, अब राजनीति में भी अपनी पकड़ बना लेगी, और ये कार्यकाल इसका कब से होगा, 1757 से आगे, यानी 1947 तक, ठीक है। इससे आगे ये क्या रहेगी, एक व्यापारिक तथा राजनीतिक कंपनी रहेगी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, EIC की राजनीतिक शुरुआत हो गई। और ये कहां से हुई, तो EIC की राजनीतिक शुरुआत कहां से होगी, राजनीतिक शुरुआत बंगाल से हुई। राजनीतिक शुरुआत बंगाल से हुई, ठीक है। राजनीतिक शुरुआत कहां से हुई, तो बंगाल से इसकी राजनीतिक शुरुआत होती है, ठीक है। अब देखते हैं बंगाल की राजनीतिक शुरुआत के क्रम में इन्होंने क्या किया, वहां पर अपने गवर्नरों की नियुक्ति की। तो आज हम इसके गवर्नर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इनके गवर्नर का क्रम क्या पढ़ते हैं, इनके गवर्नर का क्रम हम आज पढ़ते हैं। चलो, तो EIC के या बंगाल के गवर्नर क्या पढ़ेंगे, बंगाल के गवर्नर। तो बंगाल के गवर्नर का क्रम कब से शुरू होता है, तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त होता है, जिसको हम जानते हैं क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। और इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो 1757 से और 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर रहता है। अब रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो दूसरा गवर्नर हम पढ़ेंगे उनका नाम है हॉलवेल। ये क्या थे, एक कार्यवाहक गवर्नर थे, और 1760 में इनका क्या रहा, थोड़े दिन के लिए गवर्नर नियुक्त किए गए। उसके बाद जो तीसरे गवर्नर बने वो थे वेंसी ट्रॉट जो तीसरे गवर्नर बने, और 1760 से 1765 तक इनका कार्यकाल रहा। 1765 में जब बक्सर का युद्ध होगा तो तब गवर्नर कौन होंगे, तब हमारे वेंसी ट्रॉट वहां के गवर्नर होंगे। अब जो चौथे गवर्नर आते हैं वो फिर से कौन आएगा, रॉबर्ट क्लाइव क्या आएगा, गवर्नर बनकर आएगा, क्योंकि 1765 में जब बक्सर के युद्ध के बाद प्लासी की इलाहाबाद की संधि होगी, तो तब गवर्नर कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव। यानी ये कब आए थे, तो ये इलाहाबाद की संधि कराने के लिए भारत में दोबारा से आए, ठीक है। उसके बाद जो पांचवें गवर्नर बनेंगे क्रम में, पांचवें बैरिस्टर, क्या नाम था इनका, तो इनका नाम था बैरिस्टर इनका नाम था, ठीक है। तो बैरिस्टर जो 1767 से और 1767 से 69 तक ये गवर्नर रहेंगे। अब इसके बाद छठे जो हमारे गवर्नर है जिन्हें हमें पढ़ना है उनका नाम है कार्टियार। क्या नाम है इनका, कार्टियार। और ये कब तक रहेंगे, तो 1769 से 72 तक रहेंगे। 72 में जो 7वें गवर्नर आएंगे उनका नाम था वेरेन हेस्टिंग,
वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग्स, इनका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स था। और इनका कार्यकाल गवर्नर के तौर पर 1772 से और 1774, कार्यकाल तो इनका कब तक था, तो 1772 से और 1785 तक था। लेकिन अगर गवर्नर के तौर पर, क्योंकि यहां से गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, तो 1774 के बाद ये गवर्नर जनरल कहलाएंगे। तो अगर इनका कार्यकाल देखें तो कहां तक है, तो 1772 से 1774 तक गवर्नर के तौर पर इनका कार्यकाल रहा। अब एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो किसे शुरू करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को हम शुरू करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम, क्या, रॉबर्ट क्लाइव। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1757 से 1760 तक इनका कार्यकाल है। चलिए, तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव कैसे व्यक्ति थे। तो ये क्या थे, ये ब्रिटेन में जन्मे एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे, यानी साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईआईसी कंपनी में किस तौर पर की। तो पहला पॉइंट बनेगा, ईआईसी में एक क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, ठीक है। तो एक क्लर्क के रूप, नौकरी के रूप में इन्होंने ईआईसी कंपनी को ज्वाइन किया। लेकिन जब ये भारत में पहुंचे तो उस समय, अगर भारत का मैं, ये तो आज के भारत का मैप है, ये उस समय का भारत लगभग ऐसा था, ठीक है। तो यहां पर मद्रास में क्या था, ईआईसी का हेडक्वार्टर था, क्या था, हेडक्वार्टर। और यहाँ पर दो क्षेत्र, एक कर्नाटक, उस समय कर्नाटक हमारे पूर्वी हिस्से में, और उससे ऊपर हैदराबाद, ये उस समय दो वहां पर राज्य थे, मुगलों से टूटकर बने हुए। अब इन राज्यों के बीच में क्या हुआ, एक मतलब सत्ता के लिए युद्ध हुआ, तो उसको हम इतिहास में कर्नाटक युद्ध या काइनेटिक वार के रूप में जानते हैं। इन युद्धों में इस रॉबर्ट क्लाइव की बहुत अहम भूमिका रही, किसे, ईआईसी को जिताने में, ठीक है। और ईआईसी को जिताने के बाद इसकी पदोन्नति हुई, पदोन्नति यानी इसका प्रमोशन हुआ और इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। तो बंगाल का गवर्नर कब नियुक्त किया गया, तो इसका बंगाल का गवर्नर 1757 में नियुक्त किया। अब 1757 में ये क्या करता है, उस समय बंगाल, ये बंगाल था, यानी आज का उड़ीसा, कुछ हिस्सा यूपी का, बिहार का, कुछ हिस्सा असम का, और हमारा बंगाल और बांग्लादेश, ये सारा किस उस समय के बंगाल के तौर पर जाना जाता था। तो इसका गवर्नर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। अब 1757 में ये वहां पर क्या बनकर गया, गवर्नर बनकर गया। फिर अगर इसका हम पॉइंट लिखें तो 1757 में हमने पढ़ा था कौन सा युद्ध हुआ, तो उस समय प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया, प्लासी युद्ध का नेतृत्व। तो दूसरा पॉइंट हो गया इसका, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया। अब इसके बाद जो बंगाल में ईआईसी का शासन स्थापित हुआ, तो इसका ईआईसी का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो भारत में ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये रॉबर्ट क्लाइव वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इसने, जब ये बंगाल पहुंचा तो ये इतना शक्तिशाली हो चुका था, जिसको चाहे वहां का नवाब बना देता था, जैसे मीर जाफर और मीर कासिम को इसने बनाया। तो इसलिए इसे किंग मेकर ऑफ बंगाल के रूप में भी जाना जाता है, किंग मेकर ऑफ बंगाल, मेकर ऑफ बंगाल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है।
अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे किंग मेकर ऑफ बंगाल कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव को किंग मेकर ऑफ बंगाल के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद 1765 में, 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। अब 1764 के बाद, युद्ध के बाद क्या हुआ, संधि। 1765-64 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में संधि हुई, जिसे हम इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के तौर पर जानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि हुई, इसको कराने के लिए ब्रिटेन से रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा गया, वापस बुलाया गया। तो इलाहाबाद की संधि किसने कराई, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कराई, रॉबर्ट क्लाइव ने कराई। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में किसने कराई, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने कराई। जबकि यहाँ पर जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उस समय गवर्नर कौन था, तो गवर्नर इस समय कौन था, तो हमने पढ़ा वेंसी ट्रॉट, वेंसी ट्रॉट यहाँ पर क्या था, गवर्नर था। लेकिन 1765 में इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। अब ये देखिए कितना योग्य व्यक्ति होगा जिसको एक समझौता कराने के लिए ब्रिटेन से बुलाया गया। और उस समय ब्रिटेन से आना आसान बात भी नहीं थी, क्योंकि पानी के जहाज के द्वारा आते थे तो महीनों का समय लगता था। ठीक है, तो उस समय बंगाल में इस संधि को कराने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को ईआईसी ने इंग्लैंड से वापस बुलाया, यानी ब्रिटेन से वापस बुलाया। अब इसके बारे में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, बंगाल का द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन किसने शुरू किया, किसने, तो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। ठीक है, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। कब से, 1765 से 72। 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई और 72 तक किसने शुरू किया, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया। ठीक है, क्यों शुरू किया। अब ये द्वैध शासन होता क्या है, द्वैध शासन यानी एक क्षेत्र पर दो शक्तियों का शासन। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, अपने जो दीवानी अधिकार थे, यानी जो पैसे और जो राजस्व वसूली का अधिकार था, वो अपने पास रखा। वहीं फौजदारी का यानी शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब को सौंप दी। यानी नवाब के पास पैसे थे, पैसे नहीं थे, लेकिन क्या थी, जिम्मेदारियां थी। और कंपनी के पास क्या था, उनके पास पैसे थे लेकिन जिम्मेदारियां नहीं थी, यानी कंपनी के लिए विन विन सिचुएशन थी। यहां से कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती चली गई। ये नवाबों के द्वारा किया गया समझौता एक मूर्खता थी, किसकी, बंगाल के नवाबों की। तो ये किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। इसी के साथ ही रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना की। इसका अगला पॉइंट क्या बनेगा, सोसाइटी, सोसाइटी फॉर ट्रेड, फॉर ट्रेड की स्थापना की। भारत में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की, तो वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा की गई। इसके बारे में कुछ और प्रश्न देखते हैं, तो यहां पर मैं आपको इसके बारे में कुछ और एक दो पॉइंट है वो लिखवा देता हूं। ऐसे ही इसी के द्वारा, इसी के समय क्या हुआ, श्वेत विद्रोह हुआ। कौन सा, श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो इसके द्वारा, इसी के समय, अगला पॉइंट लिखेंगे यहां पर, श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के समय। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या था, ये श्वेत विद्रोह क्या था, तो ब्रिटेन के जो श्वेत सिपाही थे उनको दोहरा भत्ता मिला करता था, उस भत्ते को रॉबर्ट क्लाइव ने खत्म कर दिया। तो इसके चलते श्वेत जो वहां पर सिपाही थे या सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसे हम इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ, तो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ। इसके बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन में नवाब के उपनाम से किसे जाना जाता था, तो ब्रिटेन में नवाब के उपनाम से जाना जाने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन में किसके नाम से जाना जाता था, तो नवाब के उपनाम से जाना जाता था।
तो ये हुई हमारी रॉबर्ट क्लाइव की बारे में पूरी जानकारी। अब अगला हम पढ़ेंगे, जो अगला हमारा गवर्नर है उसका नाम है हॉलवेल। दूसरा जो गवर्नर बना वो था हॉलवेल। और हॉलवेल क्या था, ये 1760 में गवर्नर बना, 1760 में गवर्नर बना। अब हॉलवेल के बारे में हम क्या बात याद रखेंगे, यह एक कार्यवाहक गवर्नर था। यानी जब तक नया गवर्नर नियुक्त नहीं होता तो ये गवर्नर के पद पर कार्य करेगा, तो उसको हम कार्यवाहक गवर्नर कहते हैं। इसके अगर हम हॉलवेल की बात करें तो हॉलवेल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो 1765 में 1756 जब प्लासी का युद्ध होने वाला था, उससे पहले सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल की एक घटना को अंजाम दिया। 1756 ब्लैक होल घटना में यह शामिल था। शामिल बोले तो जो ब्लैक होल में क्या किया, सिराजुद्दौला ने 146 सैनिकों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिन 146 में से सिर्फ 23 ही जिंदा बचे, बाकी 123 मर गए। तो उन 146 में से कौन था, एक व्यक्ति हॉलवेल था। इसका जिक्र इसने अपनी पुस्तक में भी किया। अब इसके बाद जो गवर्नर बनता है वो है वेंसी ट्रॉट। तीसरा गवर्नर बनेगा वेंसी ट्रॉट। कब से कब तक, तो 1760 से 65 तक वेंसी ट्रॉट क्या रहा, गवर्नर के पद पर रहा। ठीक है, गवर्नर के पद पर कौन रहा, वेंसी ट्रॉट। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो है बक्सर का युद्ध। अगर आपसे कोई पूछे बक्सर का युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कौन था, ये वेंसी ट्रॉट था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये वेंसी ट्रॉट था। इसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव दोबारा से आता है और वो मैंने आपको अभी पढ़ाया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद 1769 में जो गवर्नर बना उसका नाम था कर्टियार। क्या नाम था, तो कर्टियार। जो कब बना, तो 1769 में से और 72 तक कर्टियार क्या रहा, गवर्नर रहा। ठीक, तो कर्टियार इसके समय गवर्नर रहा। वेंसी ट्रॉट के बाद कर्टियार। वेंसी ट्रॉट के बाद कौन रहा, 65 से 67 हमारे रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव के बाद कर्टियार गवर्नर बना, कब से, 69 से 72 तक। अब इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो क्या थी, कि इसके समय में बंगाल का पहला अकाल पड़ा। यानी इसके समय ब्रिटिश काल का बंगाल में पहला अकाल पड़ा। तो हम याद रखेंगे, पहला अकाल ब्रिटिश काल का किसके समय में पड़ा, तो अब गवर्नर कौन था, तो कर्टियार उस समय गवर्नर था। अब हम जो एक और महत्वपूर्ण, तो अब हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा, तो पहला हम देखते हैं, हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, क्योंकि कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला अधिनियम लाया गया। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सिलेंडर में देखा होगा, रेगुलेट मतलब उसको कम ज्यादा करना, यानी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम था। इसके लिए इसको क्या किया, कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा, कि ये पहला अधिनियम था, यह पहला अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी को नियंत्रित किया गया। कंपनी
पर नियंत्रण किया गया, नियंत्रण किया गया। ठीक है, तो ये क्या था, पहला अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी पर सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया। इस एक्ट में द्वारा बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर, मैंने आपको बताया क्या कर दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर का नाम, बंगाल का गवर्नर अब क्या कहा जाने लगा, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या होगा कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20 वर्ष के लिए क्या किया, बढ़ाया गया। ठीक, और इसी के साथ क्या है, इसमें एक है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसी एक्ट के द्वारा, जिसमें 1+3 क्या थे, जज थे। ठीक है, कितने जज थे, तो 1+3 यानी इसमें 4 जज थे। पिछली बार क्या बताया मैंने आपको, शायद 1+4 लिख दिया, 1+4 नहीं है, कितने थे, तो 1+3 इसमें जज थे। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जिसमें कौन थे, 1+3 जज थे, और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। अब इसमें अंतिम पॉइंट क्या है, बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए काउंसिल की स्थापना। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए किसकी स्थापना, एक काउंसिल की स्थापना की गई, के लिए काउंसिल की स्थापना, काउंसिल की स्थापना। और इस काउंसिल में कितने व्यक्ति थे, तो इस काउंसिल में 4+1 सदस्य था। कितने सदस्य, इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें 4+1 सदस्य थे। तो ये था हमारा चार्टर अधिनियम 1773 का। अब इसके बाद में जो हम अधिनियम पढ़ेंगे वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम इसके बाद में लाया गया। और इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोष थे उनको दूर करना। तो इसका उद्देश्य 1773 के अधिनियम के दोषों को दूर करना, के दोषों को दूर करना, यानी जो उस अधिनियम में दोष रह गए या कमी छूट गई उनको दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसके द्वारा किसकी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, यानी कंपनी को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे जिन्हें कमिश्नर कहते थे। तो क्या थे, इसमें 6 सदस्य थे जिन्हें क्या कहा गया, इन सदस्यों को कमिश्नर कहा गया, कमिश्नर कहा गया, यानी इन सदस्यों को हम कमिश्नर कहा करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर को नियंत्रित करने के लिए इसका बनाया गया, जिन्हें कंपनी के को नियंत्रित करनी थी, यानी इनको का कार्य क्या था कि कंपनी पे अपना नियंत्रण कर सके। इसमें से 6 जो सदस्य थे उसमें 2 ब्रिटिश सांसद थे, यानी इन 6 सदस्यों में से 2 ब्रिटेन के संसद के सांसद हुआ करते थे। ठीक है, सांसद थे। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट। तो आज हमने बंगाल के गवर्नर और दोनों अधिनियम को जाना। तो आज का हमारा ये चैप्टर था बंगाल में या ईआईसी के राजनीतिक शुरुआत। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।